Dear student, welcome to our channel Learning Zoology with EC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. स्टूडेंट, आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी के अंतर्गत ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंड क्रैब साइकिल के बारे में बात करेंगे. ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एरोबिक सेल्स में पायरुविक एसिड के अणु माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं, जहां पर ये एसिटाइल को एंजाइम में बदल जाते हैं. संपूर्ण क्रिया जो होती है, पायरुविक एसिड के एसिटाइल को एंजाइम बनता है. ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण या जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहलाती है संपूर्ण क्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन के साथ पायरुविक एसिड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लॉस होता है. तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया में 3 एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है. ये एंजाइम पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, डाइहाइड्रोक्सीलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंड डाइहाइड्रोक्सीलिपोइल डिहाइड्रोजनेज होते हैं. इसी के साथ इस प्रक्रिया में 5 जो होते हैं कोफैक्टर, कोएंजाइम ए, NAD, लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम आयन और थायमीन पायरोफॉस्फेट प्रयुक्त होते हैं. पायरुविक एसिड से एसिटाइल समूह कोएंजाइम ए पर स्थानांतरित हो जाता है. साथ ही कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल आता है. इसे डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं. इस क्रिया के साथ ही 2 हाइड्रोजन युक्त होते हैं जो NAD द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और NADH बनता है. 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में स्थानांतरित होकर 3 ATP अणु बनाते हैं. इस प्रकार ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं और इस पद में 6 ATP अणु मिलते हैं, है ना. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रैब साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल. तो 1937 में एक ब्रिटिश जैव वैज्ञानिक HA क्रैब्स, इन्होंने सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में अनेक क्रियाओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत की थी. इसके अनुसार एसिटाइल को एंजाइम ए एंड प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड व वाटर बनाता है और एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस या उत्पन्न होती है. क्रैब्स को इस कार्य के लिए 1953 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त मिला था. इस चक्र में साइट्रिक एसिड जो होती है एक मुख्य इंटरमीडिएट सब्सटेंस होता है. इसे हम साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं. तो साइट्रिक एसिड में 3 COOH ग्रुप जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, अतः इसे हम कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. क्रैब साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल में होने वाली क्रियाएं जो होती हैं वो सबसे पहले इनका प्रारंभिक बिंदु जो होता है वो क्या होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए तथा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का कंडेंसेशन. एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों से होता है. ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो होता है कोशिकाओं का सामान्य घटक होता है. एसिटाइल को एंजाइम ए तथा पानी के साथ क्रिया करने पर साइट्रिक एसिड बनता है. साइट्रिक एसिड जो होती है कई श्रृंखलाबद्ध परिवर्तनों के फलस्वरूप ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है, जो क्रैब साइकिल में पुनः प्रवेश करके संपूर्ण चक्र को दोहराता है. प्रत्येक चक्र में जो होता है डीकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 2 कार्बन परमाणु बाहर निकलते हैं. तो संपूर्ण चक्र में 4 जो होते हैं डीहाइड्रोजनेशन की क्रियाएं होती हैं, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के 4 पेयर बनते हैं. 3 युग्म जो होते हैं NAD के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे NADH और हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं. हाइड्रोजन परमाणु का प्रत्येक युग्म जब हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गुजरता है तब इसमें 3 ATP के अणु प्राप्त होते हैं. इस प्रकार NADH द्वारा ग्रहण किए गए हाइड्रोजन परमाणुओं से 9 ATP अणु निर्मित होते हैं. हाइड्रोजन परमाणु का एक युग्म जो होता है फ्लेवोप्रोटीन के फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड के द्वारा ग्रहण किया जाता है और FADH2 बनता है.
तो ये हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा 2 ATP अणुओं का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रथम जो होता है NAD बद्ध नहीं होता है, जिससे ATP अणु नहीं बनता है, एक ATP अणु नहीं मिलता है। इस प्रकार प्रत्येक क्रैब साइकिल जो होते हैं वो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा 11 ATP का निर्माण करते हैं। प्रत्येक चक्र में एक ATP अणु का निर्माण जो होता है वो अभिकर्मक स्तर पर होता है। तो इस प्रकार संपूर्ण क्रैब साइकिल में 2 एसिटाइल कोएंजाइम A के अणुओं द्वारा 24 ATP अणुओं का प्राप्ति होती है। संपूर्ण क्रिया एरोबिक परिस्थिति में होती है। NAD और FAD का पुनरुत्थान जो होता है आणविक ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ही संभव हो पाता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम E का साइट्रिक एसिड चक्र में ऑक्सीडेशन और फॉस्फोरिलेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल। तो क्रेब्स या साइट्रिक एसिड साइकिल का महत्वपूर्ण योगदान जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के ऑक्सीडेशन के लिए अंतिम जो होते हैं कॉमन पाथवेज के रूप में कार्य करना होता है, क्योंकि ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में होता है। साइट्रिक एसिड साइकिल एक ऐसी क्रिया जिसमें श्वसन के समय जंतु को काफ़ी अधिक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त होती है। यह चक्र जो होता है द्विउद्देशीय होता है। यह जंतु को ऊर्जा प्राप्ति के साथ साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस, फैटी एसिड और अमीनो एसिड सिंथेसिस हेतु आवश्यक पदार्थ जो होते हैं वो उपलब्ध कराता है। क्रैब साइकिल जो है इसकी फर्स्ट स्टेप होती है फॉर्मेशन ऑफ साइट्रिक एसिड। तो पायरुविक एसिड जो होते हैं इनके ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से बना एसिटाइल कोएंजाइम क्रैब साइकिल में प्रवेश करके पहले से ही उपस्थित 4 कार्बन परमाणु वाले ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ संयोग कर साइट्रिक एसिड बनाता है तथा कोएंजाइम ए जो होता है वो मुक्त होता है। यह क्रिया जो होती है कंडेंसिंग एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेज की उपस्थिति में होती है। इसी के साथ कोएंजाइम ई के थायोएस्टर बॉन्ड जो होता है इनका हाइड्रोलाइसिस होता है। सेकेंड स्टेप होती है जिसमें डिहाइड्रेशन होता है। इस क्रिया में एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में साइट्रिक एसिड से पानी का एक अणु पृथक हो जाता है, जिससे सिस एकोनिटिक एसिड का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो होती है हाइड्रेशन फर्स्ट स्टेज, जिसमें 6 एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में पानी का एक अणु सिस एकोनिटिक एसिड के अणु से पुनः संयोग करके आइसोसाइट्रिक एसिड बनाता है। यह क्रिया जो होती है हाइड्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट जो होती है डिहाइड्रोजनेशन 1। तो डिहाइड्रोजनेशन 1 जो होती है इसमें आइसोसाइट्रिक एसिड का आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में डिहाइड्रेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड बनता है। इस क्रिया में मुक्त हुए दोनों हाइड्रोजन अणु NAD द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे NADH और H आयन बनते हैं। इसके पश्चात ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। फिफ्थ रिएक्शन जो होती है जिसमें कि डीकार्बोक्सिलेशन होती है, विकार्बोक्सीकरण, जिसमें कि ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड का कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसके फलस्वरूप एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु निकल जाता है। ये 5 कार्बन युक्त अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में बदल जाता है। 6 स्टेप में क्या होता है डिहाइड्रोजनेशन जो होता है तथा डीकार्बोक्सिलेशन सेकंड होता है, जिसमें कि ऑक्सीकारी डीकार्बोक्सिलेशन जो होते हैं कहते हैं। तो इस क्रिया में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में एक साथ डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन है ना होता है तथा कोएंजाइम ए के साथ मिलकर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में बदल जाता है। तो जो कोएंजाइम ए का 4 कार्बन परमाणु युक्त डेरिवेटिव होता है, यह क्रिया अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया में जो होते हैं 2 हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होते हैं जो NAD द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और NADH और H आयन बनता है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहुंचकर 3 ATP अणु
बनाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एडीपी का फॉस्फोरिलेशन होता है। तो इस प्रकार प्राप्त सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो होता है सक्सिनिक थायोकाइनेज की उपस्थिति में सक्सिनिक एसिड में बदल जाता है। इस क्रिया में कोएंजाइम ए निकल जाता है। इसी के साथ इस क्रिया में ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट या जिसे हम कहते हैं जीडीपी जो होता है, इनका फॉस्फोरिलेशन होता है, जिससे ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी का निर्माण होता है। तो इसमें जो होती है जीटीपी या जो होते हैं आईटीपी का अपना ऊर्जायुक्त जो होता है फॉस्फेट समूह जो होता है एडीपी को देकर एटीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो होता है यहाँ से सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्रेब्स साइकिल की नेक्स्ट स्टेप जो होती है जिसे हम कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन थर्ड, विहाइड्रोजनीकरण थर्ड स्टेप होती है जिसमें सक्सिनिक एसिड का सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में डिहाइड्रेशन होता है, जिससे फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण होता है। इस क्रिया में मुक्त हुए 2 हाइड्रोजन परमाणु FAD या जिसे हम कहते हैं फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे FADH2 का बनता है। अब ये हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में स्थानांतरित होकर 2 ATP बनाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आएगी हाइड्रोजनेशन सेकेंड। तो हाइड्रेशन सेकेंड जो होती है हाइड्रोनीकरण या जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन सेकेंड स्टेप में फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में पानी का एक अणु जो होता है फ्यूमेरिक एसिड से जुड़ता है, जिससे क्या होगा कि मैलिक एसिड का निर्माण होता है। इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। तो फ्यूमेरिक एसिड जो होता है वाटर मॉलिक्यूल से जुड़कर फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना रहा है, मैलिक एसिड फॉर्म करता है। नेक्स्ट स्टेप आती है जिसे हम कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन फोर्थ, विहाइड्रोजनीकरण फोर्थ स्टेप होती है। इस चक्र के अंत में मैलिक एसिड का मैलिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में डिहाइड्रोजनेशन होता है, विहाइड्रोजनीकरण होता है, जिससे पुनः ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। इस क्रिया में 2 हाइड्रोजन परमाणु युक्त होते हैं जो NAD द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और जिससे NADH और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। तो मैलिक एसिड जो होता है NAD, ये मैलिक डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, NADH और हाइड्रोजन आयन। तो इस प्रकार जो क्रिया के अंत में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पुनः एसिटाइल को एंजाइम से क्रिया करके क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है और इसी चक्र को रिपीट करता है या इसी चक्र को दोहराता है। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के एक ग्लूकोज अणु से 2 पायरुविक एसिड अणुओं की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्रेब्स साइकिल के अंत में 2 अणु ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्राप्त होते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्रेब्स साइकिल के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।